हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूं वन शॉट लेक्चर फॉर न्यू चैप्टर दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। यस, आयोनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन समझना है। बहुत जल्दी ये वन शॉट आपका खत्म हो जाएगा। जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, पैरेलल मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट किया है ताकि जो बच्चे जिस कंटेंट में वीक है वो उससे अपना प्लस पॉइंट बना ले, उसे स्ट्रांग बना ले। अभी भी समय बचा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन जो कंटेंट आपका वीक है उसे आप जरूर स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पैरेलल लेके चल रहा हूँ। चाहे वो न्यूमेरिकल की सीरीज हो, चाहे वो रिएक्शन की सीरीज हो, चाहे वो एक वन शॉट लेक्चर की बात करूँ मैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो हर एक चीज़ मेरे प्लेलिस्ट बना दिया है। जाके वहाँ पर सर्च कीजिए और हर एक कंटेंट पे फोकस कीजिए। चलो शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर वो आता है इलेक्ट्रोलाइट। हम किसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपको। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड अगर वो आसानी से आयन में ब्रेक हो सकता है या फिर आयन बन सकता है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि द कंपाउंड विच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू और डिसोसिएटेड इनटू आयंस। चलेगा, तो इजीली डिसोसिएटेड इनटू आयन, सिंपल अगर मैं बोलने जाऊँ तो इजीली डिसोसिएटेड इनटू आयन, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट है ये। इजीली डिसोसिएटेड इनटू आयंस कब होगा, तो ऑफ कोर्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम उसमें पानी या कोई एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप के आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कितने टाइप के आ सकते हैं, दो टाइप के आ सकते हैं। एक आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा आ सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर जो आयन होगा, जो सब्सटेंस मैंने लिया है, जैसे कि NaCl मैंने कंपाउंड लिया है, सब्सटेंस लिया है, अगर उसका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब 100% डिसोसिएशन, तो आप बोलेंगे डिसोसिएशन क्या होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली होना चाहिए। कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली। चलेगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप बोलेंगे व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली हैपन इन द एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर डिसोसिएशन क्या होता है आपका, कम होता है, लार्ज, यहाँ पे लार्ज एक्सटेंट में था, यहाँ पे स्मॉलर एक्सटेंट में रहेगा। व्हेन डिसोसिएशन क्या होगा, यहाँ पे लेस होने वाला है, लेस डिसोसिएशन, तब इसे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाले। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, कंप्लीटली, यहाँ पे होगा आपका लेस अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन होने वाला है, तो उसे हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल भी देख लीजिए। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो लाइक HCl स्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा, NaCl स्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा, NaOH स्ट्रॉन्ग आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूँ जो कम टूटता है, तो वो CH3COOH आ सकता है, CaOH ट्वाइस आ सकता है। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ही मज़ेदार कंटेंट। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें लिखना क्या होता है, बहुत ही डेंजर डेफिनेशन दिया है बुक में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से आपका मेन आंसर चालू हो रहा है, समझो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपने देखा होगा ध्यान से, तो आपको फॉर्मूला दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलेगा, तो अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो आप बहुत प्यारा आंसर लिखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलेगा, अब इसको स्पेसिफाई थोड़ा कर देते हैं परसेंट डिसोसिएशन के फॉर्म में। परसेंट डिसोसिएशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू 100। अल्फा का मतलब ये पूरा वैल्यू इंटू 100 विल बी परसेंट डिसोसिएशन। कोई डाउट है किसी को? और इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सी, इस बात का ध्यान रखना,
इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इज सी, अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या ले लिया है, सी ले लिया है, तब जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी भी सब्सटेंस का, केटायन या एनायन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनायन और केटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अल्फा इंटू सी होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? जो केटायन या एनायन मतलब H प्लस या फिर OH माइनस, इस तरह से ले लो आप, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो केटायन और एनायन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो। आपको बता दो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो जनरली बहुत जगह पे आप देखेंगे यूनिट में कैपिटल M स्पेसिफाई क्या होता है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा या मोल पर लीटर लिखा होगा। ये सारे आपको दिखाई देंगे कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलेगा? अल्फा का यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गेट कैंसल्ड, तो अल्फा का कोई यूनिट नहीं होगा। देखो मोल अपॉन मोल तो कैंसिल होगा, तो अल्फा का कोई यूनिट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? देख लो जरा जल्दी से। बहुत ही मजेदार चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या मैंने स्टार्ट किया पहले? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? जो आयन में डिवाइड हो जाएगा, जो आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो सिंपल इजीली डिसोसिएट इनटू आयंस, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, वीक का मतलब जो लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, लेस नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस ऑन एक्वस सॉल्यूशन, सिंपल, उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल दिया है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? कितने आयन टूट रहे हैं। तो सिंपल आप परसेंटेज निकालना जानते हैं, आपका खुद का परसेंटेज कैसे निकालते हैं जरा देख लो। मान के चलो कि 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, 50 मार्क्स का क्या है? टोटल मार्क्स है। ये 50 क्या है? टोटल मार्क्स है। आपको 35 मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मिले हैं, आप बोलेंगे सर ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो परसेंटेज निकालो, तो आप क्या बोलेंगे? 35 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। यही करते हैं ना आप लोग, यही तो मैंने भी किया है। देखो परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट निकाला ना मुझे। अल्फा, अल्फा मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स डिसो मतलब कितने टूटे हैं, मतलब कितना मिला है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने टोटल मोल्स थे, मतलब कितने मार्क का पेपर था, इंटू 100 विल बी परसेंट डिसोसिएशन। आप ऐसे रिलेट कर सकते, आपको रिलेट कर रहा हूँ मैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को कहीं पर भी? चलो अब मैं सिखाता हूँ नया कंटेंट जो होने वाला है आपके लिए, एसिड बेस का डेफिनेशन इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब कि अलग अलग केमिस्ट लोगों ने अलग अलग अपनी थियरी रखी थी एसिड और बेस से रिलेटेड। मतलब एक आरएनएस थियरी है जिन्होंने ये बताया कि जब भी आप एसिड और बेस डिफाइन करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में या कंपाउंड में H का होना बहुत ज़रूरी है या फिर OH का होना बहुत ज़रूरी है, तब आप एसिड और बेस बता पाएंगे। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिसमें H और OH नहीं था, फिर नई थियरी आई ब्राउन-शेल-लॉरी थियरी, फिर नई थियरी आई लेविस थियरी, तो सब सिखाता हूँ मैं आपको। चलो दिखाता हूँ पहले नया कंसेप्ट। एसिड बेस में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आरएनएस थ्योरी के बारे में। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या शुरू करूँगा मैं? आरएनएस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत प्यारा सा आंसर होता है। तो अगर मैं पहला लिखूँ एसिड, तो एसिड क्या होगा? तो याद रखना, द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव्स H+ आयन ऑन हाइड्रोलिसिस। द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन, याद रखना, द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन, वर्ड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस H+ आयन ऑन हाइड्रोलिसिस या फिर ऑन एक्वस सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया HCl, इसमें अगर मैं पानी मिला दूँ तो ऑब्वियस है ये H+ टूटेगा और ये जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा H3O+ और यहाँ से Cl-। तो आपको बता दूँ ये HCl क्या है? ये HCl एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये HCl जो है आसानी से पानी के प्रेजेंस में H+ में टूटा होगा। रियल में ऐसा होगा, ये जरा देख लो। बहुत से लोग कन्फ्यूज है, सर HCl कैसे टूटा? देखो HCl टूटेगा एक्वस सोल्यूशन में पानी के अंदर H+ और Cl- में, बट होता क्या है, ये H+ जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पाते। ये जैसे बाहर आता है ना, देखो इस तरह से सिचुएशन होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल जरा समझ लो। देखो ये आपका पानी है, ये पानी है, पानी का फॉर्मूला H2O, इसमें HCl+ और माइनस में टूट गया। अब H+ जैसे टूटेगा ना तो वैसे बाहर आना चाहेगा, जैसे ये बाहर आना चाहेगा वैसे ही इस पानी से रिएक्शन हो जाता है उसका, तो H2O+ ये H+ मिलकर H3O+ बन जाता है। मतलब ये जो H3O+ है इसे हम H+ ही मानेंगे, मतलब ये H+ ही है। मैंने न्यूमेरिकल में भी बताया था pH वाले केस में कि pH
इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए। नेक्स्ट बेस की बात कर लेते हैं। बेस के बारे में क्या बोलना है, बेस के बारे में क्या ख्याल है आर्यनेस का? तो उसने बोला कि द सब्सटेंस विच कंटेन्स OH group and produces OH minus ions on hydrolysis या फिर इन एक्वस सोल्यूशन जो भी लिखो, जैसे कि NaOH है, अगर मैंने इसका एक्वस सोल्यूशन पे डाला तो ये बन जाएगा Na प्लस और OH माइनस, इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल रहेगा तुम्हारे लिए बेस का। चेक कर लीजिए आर्यनेस की जो थियरी है, प्यारी सी मैंने खत्म कर दिया। इतना ही लिखना कुछ है नहीं, 2 मार्क लाएगा। एसिड और बेस का डेफिनेशन देख के आप उसका एग्जांपल दिखा देंगे। फटाफट एंट्री कर लीजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, लेविस की थियरी और नॉर्शन-लॉरी की थियरी। ठीक है, रेडी हो जाइए फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट थियरी, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। ये भी एसिड और बेस से रिलेटेड है। इस थियरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आर्यनेस थियरी थे ना, वो स्पेसिफिक H और OH से रिलेट करती थी, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसमें H और OH नहीं था, फिर भी वो एसिड और बेस दिखा रहे थे। इसीलिए इस थियरी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन बात करेंगे हम। दिखाता हूँ आपको। देखिए एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एसिड में एग्जाम्पल जरा ले लीजिए। इनफैक्ट दोनों का एग्जाम्पल कॉमन ही रहेगा। नीचे जरा देख लो, मैंने क्या किया, मैंने HCl लिया और इसमें मैंने डाल दिया NH3। ठीक है, तो होता क्या कि ये HCl जो वो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, जो इसका H प्लस होगा वो इसके पास जाएगा, H प्लस इसके पास जा रहा है। मतलब कि इसने क्या किया, इसने H प्लस को डोनेट किया। एसिड का डेफिनेशन यही होता है, अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, बस इतना ही बोलना, डोनेट प्रोटॉन, उसको हम एसिड बोलेंगे। मतलब प्रोटॉन डोनर, H प्लस डोनर, H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। चलेगा। बेस क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एसिड हो गया, इसको मैं एसिड 1 करता हूँ, इसको मैं बेस 1 कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेस कैसे हुआ? बेस ऐसे हुआ कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो मतलब ये क्या होगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, एक्सेप्ट प्रोटॉन। आप क्या बोल सकते हैं कि H प्लस एक्सेप्टर होगा ये। H प्लस का मतलब प्रोटॉन। तो आपका आंसर हो सकता है द सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज एसिड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटॉन डोनर। बेस मतलब होगा विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब इसका अगर मैं रिएक्शन करूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसका H प्लस निकल के इसके पास चला गया, और इसने इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल इसने H प्लस लिया, उस H प्लस के लेने की वजह से ये बेस बन गया। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा? आंसर बन जाएगा NH4। ये H प्लस आया इसके पास तो प्लस बन जाता है, और ये Cl माइनस। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से लोग फंसेंगे। ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया, ये बेस है क्योंकि इसने लिया। अब यहाँ से यहाँ जरा जाओ, NH4 प्लस है, अगर मैं इसको रिवर्सिबल मान लो इस रिएक्शन को, और ये NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस से क्या बन गया, NH3 बन गया। तो बताओ ये NH4 ने एक्चुअल में क्या किया, NH4 था ना यहाँ पे, बट आगे जाके वो 3 हो गया। मतलब इसने अपना प्रोटॉन किसी को दे दिया। इसका मतलब अब यहाँ पे ये एसिड का काम करेगा। समझ में आया? और Cl के टर्म में जरा देखो, HCl है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Cl माइनस है, बट आगे जाने के बाद ये HCl बन गया। इसका मतलब कि इसके पास आगे जाके प्रोटॉन मिला, इसका मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये बेस 2 बन जाएगा। सबको समझा? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एकदम क्लियर है सबको? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी इज ऑल अबाउट प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर, बस यही समझना है। चलेगा? अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस, जो कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। सर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? देख लो, बहुत ईजी है। आप इसको रिलेट करो ना, खुद ही समझ में आएगा। ये आपने एसिड बेस रखा तो दूसरा एसिड बेस आपको मिल गया। तो अगर आप एसिड और बेस को रिलेट करेंगे, मान के चलो कि ये HCl जो दिख रहा है आपको, इस HCl एसिड को अगर मैं इस बेस के साथ में रिलेट करूँ, चेक करो क्या दिख रहा है आपको। देखो, इसको इससे मैंने रिलेट कर दिया, और इस NH3 को मैंने इससे रिलेट किया। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो जरा मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये HCl को मैंने Cl से रिलेट किया, और यहाँ पे NH3 को मैंने NH4 से रिलेट किया। समझो पहले जरा, HCl और Cl में कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे सर H प्लस का डिफरेंस है, सिर्फ एक H का डिफरेंस है। NH3 और NH4 में कितने का डिफरेंस? आप बोलेंगे सर H प्लस का डिफरेंस है। पिक्चर क्लियर है? एकदम क्लियर। यही आंसर ही है, जाके देखो टेक्स्ट बुक में, वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ मैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस वो होते हैं जिसके पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस आता है, बस वही, उसी पेयर को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आ गया?
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, तो आप बोलेंगे द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ पेयर ऑफ एसिड बेस विच आर डिफरेंशिएट विद वन प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन से अलग होते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन से अलग रहेंगे, सिर्फ एक प्रोटॉन से जो अलग रहेंगे उनके एसिड बेस को हम क्या बोलेंगे, उनके एसिड बेस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर हो गया एकदम। तो किसी ने पूछा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो आप आंसर लिखिए और यही एग्जांपल दिखा के यहाँ पे लिख दिए एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलेगा, जगह नहीं मेरे पास, मैंने लिख रहा हूँ, लिख दो यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को? देखो एसिड 1 बेस 2, क्यों दोनों एसिड और बेस कॉन्जुगेट में, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक H का है। क्लियर है। चलो अब आते हैं लेविस थ्योरी की तरफ। क्या है लेविस थ्योरी? लेविस थ्योरी ना ब्रोंस्टेल लॉरी का उल्टा हो गया। उल्टा मतलब मीनिंग उल्टा नहीं हुआ, मतलब इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बात किया, मतलब प्लस चार्ज के बारे में बात किया, तो इन्होंने नेगेटिव के बारे में बात किया। आप खुद से जरा पूछो कि अगर एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब प्लस को अपने से दूर भगा रहा है, तो किसको अपने पास बुलाएगा? आप बोलेंगे सर नेगेटिव को अपने पास बुलाएगा। बिल्कुल सही, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एसिड कौन होता है? जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बस यही आंसर है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एक्सेप्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो कुछ डाउट है? बेस क्या बोलेंगे? बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब प्लस को अपने पास बुलाता है, तो नेगेटिव को दूर भगाएगा, मतलब यहाँ पे बोलेंगे डोनेट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई डाउट है? शॉर्टकट में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब आपको ये सब लाइन अगर याद रहेगी ना बुक में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बस ये याद कर लिया कि हाँ इससे ये रिलेट होता है, ये याद किया, इससे उसके साथ समझो आप मैं कैसे बोल रहा हूँ। मैंने भी थोड़े कोई बाय हार्ट किया है, मैंने देखा कि भाई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को दे रहा है, तो मतलब नेगेटिव खींचता होगा, तो नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। चलेगा, कोई डाउट है? एग्जांपल की बात करेंगे सर, एग्जांपल दिखा दो, दिखाता हूँ भाई एग्जांपल। चलो एग्जांपल में मैंने ले लिया कि BF3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया? BF3। तो इसको अगर ब्रेक करके दिखाऊँ तो ऐसा दिखेगा, BF3 दिख रहा है, BF3। और इसमें मैंने क्या मिला दिया? इसमें मैंने मिला दिया NH3, जिसके पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये B को देगा। क्यों देगा? क्योंकि B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है? 1 2, मालूम है ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो रहे हैं, जबकि 8 होना चाहिए था, तो 6 हो रहे, तो 8 होना चाहिए था, इसलिए N के थ्रू क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन B ले रहा है, BF3 वाला। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो बोलो BF3 क्या हो गया? एसिड हुआ। समझ में आया? NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बोलो NH3 क्या हो गया? बेस हो गया। आप देख सकते हो कि NH3 यहाँ पर भी बेस का काम कर रहा था, देखो यहाँ पर भी NH3 बेस का काम कर रहा था, तो इसके थ्रू जो आंसर बन गया वो आपके सामने है। एग्जाम्पल में बस यही दिखाना है। क्या डाउट है किसी को? बस यही दिखा दो। इसको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ मूव करता है ऐसे दिखाते हैं हम। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने सीखा होगा कि लीजेंड इलेक्ट्रॉन अपना देता है, वैसे कुछ बिहेवियर यहाँ पे है। चलेगा, ये एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई? देख लो यहाँ पे मैंने एरो मार दिया, लेविस थ्योरी का एग्जाम्पल है। दोनों का कॉमन एग्जाम्पल ही है, बस एसिड बेस बताना, तो एसिड बेस मिल गया। कोई डाउट है किसी को? तो बहुत प्यारा सा कंटेंट लेविस थ्योरी मैंने खत्म कर दिया। देख लो पूरा एसिड बेस का जो थियरी है। कमेंट में एक बच्ची ने पूछा था मुझसे कि सर एसिड बेस का जो थियरी हम कैसे पहचानते हैं, एसिड बेस जो होता है हम कैसे पहचानेंगे कौन सा किस कैटेगरी में जा रहा है। आप देख लो किस तरह से पहचानेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ H+ का ही चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब कि वो ब्रोंस्टेल लॉरी होगा। आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहे थे, इसका मतलब वो लेविस होगा। आपको लग रहा है कि नहीं H+ और OH से रिलेट किया हुआ है, तब वो आर्हेनियस की थियरी होगी। कोई डाउट है किसी को? चेक कर लीजिए, फटाफट मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए। चलेगा, उम्मीद कर रहा हूँ कैमरा अच्छा चल रहा होगा। मैंने थोड़ा सेटिंग वेटिंग जरा सीखा है आप लोग से, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी सेटिंग बताया मुझे, ठीक है? चलो अब लेकर चलता हूँ आपको एक नए टर्म की तरफ, जो धीरे धीरे आपके लिए अब बोलते हैं ना थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं चैप्टर के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है? कांस्टेंट टर्म ये है क्या एग्जैक्टली? तो चलो समझाता हूँ मैं आपको कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब आप बोलते हो कांस्टेंट टर्म तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल होता है K। चलेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रिएक्शन मैंने किया है HA + BOH का रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है? HA + BOH का रिएक्शन मैंने किया और इसके थ्रू बनेगा क्या?
तो इसके थ्रू क्या बन सकता है, H प्लस है OH माइनस, मतलब ये H2O बन जाएगा और B एक सॉल्ट बनेगा। क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब मैं बोलूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो याद रख लो आज के बाद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा H2O और BA, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। अगर मुझे बोला गया फॉर वीक एसिड सिर्फ दिखाओ, फॉर वीक एसिड, तो आप कंसिडर करने का सिर्फ HA, इसको तोड़ दो H प्लस A माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA से दिखाते हैं। KA मतलब वीक एसिड के लिए क्या बन जाएगा, H प्लस A माइनस अपॉन HA। कोई डाउट है, कोई डाउट है, आ गया नहीं, वीक बेस के लिए बताओ, तो बोलने का फॉर, अच्छा यहाँ पे एसिड नहीं लिखा, फॉर वीक एसिड। अब बोलने का फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस क्या होगा बच्चे, फॉर वीक बेस BOH लिया, इसको मैंने तोड़ दिया तो ये B प्लस और OH माइनस हमें देगा। जब ये देगा तो इसका KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KB हो गया वीक बेस के लिए, तो आंसर क्या बन जाएगा, B प्लस OH माइनस, और ये हमें देगा क्या, ये हमें देगा BOH। बोलो कोई डाउट है तो बोलना, किसी को भी कोई डाउट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई डेफिनेशन जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, आपको सिर्फ ये बोलना है कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई पावर होगा तो पावर भी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, तो हम वो भी पावर में यूज़ करते हैं। चलेगा, कोई डाउट किसी को, देख लीजिए फटाफट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे अब आने वाला है 5 मार्क का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 5 मार्क का छपने वाला है पेपर में, चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके। ठीक है, तो जल्दी से ये पहले गो थ्रू कर लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बाद सिखाऊंगा आपको 5 मार्क वाला। रेडी है सब लोग, हर एक बच्चा रेडी है। चलो दिखाता हूं इसके बाद का कंटेंट, क्या कंटेंट है, मतलब एकदम मजेदार कंटेंट। चलो पेज को जरा पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, बड़ा आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है सर, पहले वो बता दीजिए। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लिख के आएगा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक एसिड। अब ये वीक एसिड जब अगर वीक बेस आए तो वीक बेस के लिए भी सेम करना होता है। एक सीख जाएंगे तो दूसरा उसके ऊपर फोकट है, मतलब मार्क्स फोकट मिलने वाले। एक सीख लो बस, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का वीक एसिड सीख लो फॉर वीक एसिड, चलेगा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक एसिड, क्लियर है, यही टाइटल आपको पूछा जाएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक एसिड वीक बेस। तो चलो ऐसे करना है आपको। अब होता क्या है, पॉइंट नंबर 1, तो आप बोलेंगे कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर the reaction for weak acid, चलेगा। तो यहाँ पे weak acid हमने क्या लिया है, HA ले लिया है, इसको तोड़ेंगे तो इसको इक्विलिब्रियम में दिखा दो, टेंशन नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है, HA तोड़ा तो H प्लस बन गया और A माइनस बन गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है। पॉइंट नंबर 2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके पहले मैंने सिखाया था। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज गिवन बाय, कैसे दिखाएंगे, KA इक्वल टू H प्लस A माइनस अपॉन HA। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। कोई डाउट है तो बोलना, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलना। पॉइंट नंबर 3, अब हमने जो HA लिया है ना, हमने वो 1 मोल लिया और ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे मानने का कंसीडर द अमाउंट ऑफ HA इज 1 मोल एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि जो अमाउंट हमने लिया है HA का वो 1 मोल लिया है, और उस 1 मोल में से जो चीज़ टूटेगी, जो रिएक्शन करके टूट जाएगी, वो अल्फा रहेगी, चलेगा। तो अब ज़रा सोच लो, आपको ज़रा मैं कुछ पूछ लेता हूँ ज़रा। मान के चलो कि ये मैंने बीकर लिया है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, सोचना ज़रा पहले। और इस पानी में मैंने क्या क्या, एक चौक, ये देखो ये चौक है, छोटा सा ये चौक है, इसके अंदर चौक के मान के चलो 10⁵, मतलब 1 लाख, 1 2 3 4 5 इतने पार्टिकल्स हैं। चौक इतने पार्टिकल से मिलके बना है, ऑब्वियस इतने पार्टिकल हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, और इस चौक को आपने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। इस समय इस चौक का अमाउंट कितना है, 1 लाख है।
ठीक है, इसको आपने अंदर डाल दिया, ऐसे अंदर डाला। अब अंदर डालने के बाद कुछ सेकंड बाद आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो जब आपने बाहर निकाला तो आपने देखा कि इसके पार्टिकल्स आपने जब काउंट किए वापस तोड़ के, भाई आप इतना सिंसियर हो, आपने तोड़ के काउंट किया, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो है ना अब कितने दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं 9 9 9 9, एक और 9 ले लो या 0 ले लो, चलो, मतलब 99,990, मतलब लगभग 10 पार्टिकल कम हो गए हैं, ऐसा मान के चलो। 1 लाख में से 10 पार्टिकल कम हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने पार्टिकल्स ब्रेक हो गए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें से मैंने ये माइनस किया। अब मैं उल्टा ले जा रहा हूँ, ध्यान देना जरा। मैं अगर आपको बोलूँ कि इतने पार्टिकल टोटल थे, इसमें से 10 पार्टिकल ब्रेक होकर अंदर चला गया, पानी के अंदर डिजोल्व हो गया। ध्यान से सुनो जरा, टोटल 1 लाख पार्टिकल थे, 1 लाख पार्टिकल थे, उसमें से 10 पार्टिकल टूट गया। तो बताओ कि अब जो नहीं टूटा है वो कितना है, जो नहीं टूटा वो कितना। तो आप बोलेंगे सर 1 लाख माइनस 10, नहीं टूटा है वो। नहीं टूटने को हम बोलते हैं अनडिसोसिएटेड। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा द अनडिसोसिएटेड HA इज, अब जरा सोच लो, टोटल अमाउंट कितना था HA का, 1 मोल था, उसमें से कितना टूट गया, अल्फा टूट गया। तो बताओ कितना नहीं टूटा, 1 माइनस अल्फा जो रहेगा वो नहीं टूटेगा। बोलो समझ में आया। जैसे यहाँ पे 1 लाख पार्टिकल्स थे, उसमें से 10 टूट गया, 10 जो है टूट चुके हैं, कितना नहीं टूटा। तो आप बोलेंगे 1 लाख माइनस 10, ये अमाउंट नहीं टूटेगा। समझ में आया। वैसे ही 1 मोल पहले था, उसमें से अल्फा टूट गया, तो जो नहीं टूटा वो 1 माइनस अल्फा होगा। क्लियर है। कोई डाउट किसी को, वापस इस रिएक्शन को दिखा देना एक बार, चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, यहाँ पे हम पहले बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स, कौन कितने मोल्स में है, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं फटाफट कौन कितने मोल्स में है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, कितने कितने मोल में ये टूटा हुआ हमें ये बताना है। नंबर ऑफ मोल्स तो है लेकिन डिसोसिएशन में बताना है, ठीक है। चलो जरा देख लो, HA पहले देख लो, H प्लस मतलब टूटा हुआ, ये जो टूट गया उसको हम क्या दिखाते हैं, अल्फा दिखाते हैं। तो ये टूट गया तो इसको हम अल्फा दिखाएंगे। A माइनस भी ब्रेकिंग कंडीशन में, मतलब आयन के फॉर्म में, तो अल्फा है। HA क्या है, ये टूटा हुआ नहीं है बच्चे, HA जो है वो अनडिसोसिएटेड दिख रहा है कि नहीं, इसमें कोई आयन नहीं दिख रहे मुझे, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हुआ, पिक्चर क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मुझे डिसोसिएशन में, जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल्स टूटा है, ये अल्फा पार्टिकल्स टूटा है, ये 1 माइनस अल्फा आपके रहेंगे। चलेगा, समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करेंगे, अब मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, सुना होगा कहीं पे कि मोल को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो वो कॉन्सेंट्रेशन देता है। मतलब आपने सुना होगा 1/V = C, 1 मतलब 1 मोल, 1 यहाँ पे 1 मोल का काम करता है। 1/V मतलब इसको अगर मैं क्या करूँ, V से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो मतलब 1 माइनस अल्फा/V, अल्फा/V। पिक्चर क्लियर है। अल्फा मतलब कितना टूटा, कितना टूटा मतलब कितने मोल टूट गए, एक में से कितने मोल टूट गए। तो मतलब 1 मोल टोटल था, उसमें से अल्फा मोल टूट गया, तो जितने बचे वो मोल है बच्चे, ये मोल है। इतने मोल डिसोसिएट, इतने मोल डिसोसिएट, इतने मोल डिसोसिएट, या इतने मोल अनडिसोसिएट, बोलो इतने मोल डिसोसिएट, इतने मोल डिसोसिएट। और V से डिवाइड क्या मतलब मोल/V, मोल/V का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने बताया आपको मोल/V विल बी C, या 1/V = C हम बोलते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है हमारा एज अ मोल कंसिडर करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। तो आपको यहाँ पे बहुत प्यारा सा रिलेशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो रिलेशन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि क्या दिखाई दिया। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। HA का वैल्यू ये मिल गया, दिखाई दे रहा है सबको। H प्लस का वैल्यू ये मिल गया और A माइनस का वैल्यू ये मिल गया। तो इसको हम ऊपर ज़रा लिख लेते हैं। देयरफॉर HA का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1 माइनस अल्फा/V, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया अल्फा/V, और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया अल्फा/V। और आपको याद होगा तो 1/V को हम C बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी माइंड में रख के रखो आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा/V का मतलब अल्फा इंटू C भी हो सकता है, क्योंकि 1/V मतलब C होता है। और ये मैंने आपको आज के लेक्चर में ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन केटायन या एनायन का होता तो वो अल्फा इंटू C आता। आप समझ में आ गया कैसे आया था वो, क्लियर है, हर एक चीज़ आ रही एकदम दिमाग में। चलो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो चौथा पॉइंट ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट these values in equation 1। क्लियर है। अब इक्वेशन 1 में डाल दो,
तो मुझे मिल जाएगा के ए इक्वल टू एच प्लस की जगह पे मिल जाएगा अल्फ़ा अपॉन वी ब्रैकेट में डाल दो, इंटू वापस अल्फ़ा अपॉन वी ब्रैकेट में डाल दो, फिर एक बड़ा अपॉन दिख रहा है, बड़ा अपॉन लगा दो और इसको एच ए को बोला है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, ठीक है, 1 माइनस, अच्छे से लिखते हैं जरा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, ठीक है, इसको भी ऐसे बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब ये अपॉन देखने जरा मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाता हूँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, तो मैं अपॉन को हटा के डिवाइड का साइन लगा देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। देखो कैसे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, वी इंटू वी वी स्क्वायर, चलेगा। इसको मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया। अब ये डिवाइड का साइन है ना, ये अपॉन मतलब डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन लेके मैंने 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी किया। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे मज़ा उतना ही आते रहेगा। अब डिवाइड क्या होता है सिंपल मैथ्स में, मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो वी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी कट गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फ़ा। देखो ये मुझे फाइनली आंसर मिल रहा है के ए का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फ़ा। कोई डाउट है तो बोलना, कोई डाउट है तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट है तो बोलना मुझे, कंफर्म। चलो अब सिखाता हूँ मैं आपको आगे का कंटेंट। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट में हम क्या बोलने वाले, ये 4 चल रहा है, थोड़ा ऐसे लिख दो 4। पॉइंट नंबर 5, सिंस HA इज़ अ वीक एसिड। क्यों भाई, अभी से कैसे पता चला वीक एसिड है? क्वेश्चन में सर दिया हुआ है, वीक एसिड के लिए करना है हमें। सिंस HA इज़ अ वीक एसिड, जब HA वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन जो टूटने का प्रोसेस होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कम टूटते हैं, तो ये बिल्कुल कम टूटा होगा। सही बात है कि नहीं, एकदम कम टूटा होगा। इतना कम टूटता है कि अल्फा बिल्कुल होता ही नहीं, समझो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो सिंस HA इज़ अ वीक एसिड, इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही कम टूटा होगा। जब अल्फ़ा बहुत ही कम है तो बताओ 1 माइनस अल्फ़ा फिर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 1 हो जाएगा। नहीं समझा, मतलब 1 मोल आपके पास कंपाउंड था, उसमें से कुछ टूटा ही नहीं, तो फिर आप बोलेंगे सर कितना नहीं टूटा, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं टूटा, तो सीधी सी बात है 1 मोल का 1 मोल ही बचा है कि नहीं। मतलब कैसा होता है ना, 1 मोल में देखो आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल में आपको जरा सच्चाई दिखा देता हूँ केमिस्ट्री की, 1 मोल में ना बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे। HA इतने पार्टिकल्स लेके चल रहा है। अब इसमें से 1 या 2 पार्टिकल टूटा होगा, सोचो ना भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 23 जीरो और लगाओ, उतने में से 1 या 2 पार्टिकल टूटे, तो आप 1-2 पार्टिकल को नेगलेक्ट कर देंगे, बोलेंगे सर कुछ नहीं टूटा। इसका मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, उसमें से किसी ने 3-4 रुपए आपको चोरी कर लिया, तो आप उसको रिपोर्ट लिखाने जाएंगे पुलिस में, नहीं सर मेरे 3-4 रुपए घूम गए, किसी ने चुरा लिए इसलिए मैं जाकर रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। आप नेगलेक्ट कर देंगे, बोलेंगे ठीक है यार 3-4 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए तक भी माफ़ कर देंगे। 10 लाख के सामने 100 रुपए भी क्या हो गया, कम हो गया, बराबर ना। वैसे ही यहाँ पे HA आपका वीक एसिड है, तो 1 मोल पार्टिकल्स में जो अल्फा होगा बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि अल्फा आयन है, लेकिन अल्फा जो होगा बहुत ही छोटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस छोटा मतलब 0 इक्वल टू 1। तो ये वाला वैल्यू मैं 2 में रख देता हूँ, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ध्यान से देखो जरा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या बन जाता है देख लो जरा ऊपर, तो बन जाएगा के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी बन जाएगा। ये 1 हो गया ना, छोड़ दो। कोई डाउट है किसी को? अब इसी को मॉडिफाई करते जाओ, अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर मतलब के ए इंटू वी, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, और करके आप ऐसे भी दिखा सकते हैं के ए अपॉन सी, क्योंकि ये रिलेशन याद होना चाहिए, उल्टा रिलेशन होता है, C इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो जहाँ पे V है वहाँ पे 1 अपॉन सी आ जाएगा। अब अल्फ़ा को निकालेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, के ए इंटू वी, यहाँ पे भी करेंगे तो बन जाएगा रूट के अंदर के ए अपॉन सी, रूट के अंदर। कोई डाउट है किसी को? अब अगर मैं मान के चलूँ कि अल्फ़ा ये सब के मेरा कांस्टेंट है, रूट के साथ में कांस्टेंट है, तो ये पूरा साइन हटेगा तो बोला क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल का साइन, देखो ये अल्फ़ा थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, ये प्रोपोर्शनल साइन रूट वी, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, अल्फ़ा इक्वल टू हटा के मैंने प्रोपोर्शनल साइन लिया, बट ये अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1 अपॉन रूट सी, चलेगा 1 अपॉन रूट सी। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? क्योंकि ये पूरा रूट के और ये सब हटा दिया मैंने, तो आप बोलेंगे सर इससे क्या मिला? इससे आपको डेफिनेशन मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या होगा,
एग्जाम में आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कोई डाउट है किसी को? चेक कर लो, आपका यही आंसर है। ये जो क्वेश्चन का ये जो दिख रहा है ना आपको, यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करते हैं, ये करते हैं। आपने जिन्होंने चैप्टर किया होगा उनको पता चल गया होगा, ठीक है, कि कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने न्यूमेरिकल भी स्टार्ट किया है, इसका न्यूमेरिकल ऑलरेडी हो चुका है, तो जाइए और न्यूमेरिकल को विजिट कीजिए, समझ में आएगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। यही आंसर है। 5 मार्क का नहीं लग रहा है आपको? मतलब 5 मार्क का मतलब एक बेस के साथ ऐड करके 5 मार्क आ सकता है, अगर ऐसे पूछा तो 3 मार्क का आ सकता है। देख लो कितना मजेदार था ये। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो लोग बीच में जंबल हो गए होंगे। कंसीडर द रिएक्शन फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए हमने HA एक रिएक्शन माना है, HCl HBr ऐसा नहीं, कंसीडर कर रहे हैं हम अपने आप से कि HA एक वीक एसिड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ और A- में टूटा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो अमाउंट होगा इसका मोल के टर्म में वो 1 होगा, और जितना टूटा होगा वो अल्फा होगा, तो जितना नहीं टूटेगा वो 1 - अल्फा होगा। रिएक्शन हमने दिखा दिया। HA जो है मेरा कितना है मोल के टर्म में? तो 1 - अल्फा। कैसे आया ये बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। देखो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये वाला टूट के ये बन गया होगा, और जब यहाँ आएंगे तो ये टूटा नहीं है, ये आयन सिर्फ यही है, ये वाला टूटा पार्ट नहीं है, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो अनडिसोसिएटेड है, टूटा नहीं है मतलब अनडिसोसिएटेड, वो कितना है? 1 - अल्फा, और जो टूट गया वो अल्फा है। इसको V से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, बराबर ना। बाद में ये वैल्यू मैंने 1 में रख दिया और उसके बाद सिंपल मैथ्स फॉलो करते चला गया। कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए, फटाफट समझा दीजिए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक एसिड। अब मैं वीक बेस इसी के अंदर बताऊंगा, अलग से नहीं लिखूंगा पूरा, इसी के अंदर आपको करेक्शन करके दूंगा। पहले आप जरा अच्छे से देख लीजिए, जो लोग भटक रहे हैं वहाँ अच्छे से समझा दो कि हाँ मेरा ये लिख के हो गया, स्क्रीनशॉट लेके हो गया सबका। चलो अब मैं अगला इसी के अंदर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर वीक बेस, दिमाग चलाना जरा। वीक बेस ले रहा हूँ बच्चे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक एक पॉइंट समझाते जाऊँगा। कंसीडर द रिएक्शन फॉर वीक बेस, तो मैंने वीक बेस के लिए रिएक्शन ले लिया। वीक बेस क्या होगा यहाँ पे देख लो जरा। वीक बेस होगा मेरा BOH को जब तोड़ेंगे तो B+ और OH- आएगा, चलेगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस इज गिवन बाय KB बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा वो दिखा दो, पूरा का पूरा वो दिखा दो। बोलो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर B+ और OH- अपॉन BOH बन जाएगा, बिल्कुल सही, चलेगा। कंसीडर द अमाउंट ऑफ BOH is 1 mole and alpha is the degree of dissociation, तो the undissociated BOH is 1 - अल्फा। कोई डाउट है किसी को? देख लो फटाफट, समझा दो, कोई डाउट है तो बोलना, चलेगा। अब बोलो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? तो ऑफकोर्स BOH विल गिव B+ एंड OH-। कोई डाउट है? तो ये भी वही सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ये सब पूरे सेम रहेंगे, ये वैल्यू सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे, BOH B+, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BOH, यहाँ पे आ जाएगा आपका B+ और OH-। कोई टेंशन नहीं, सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस, ये तो सब सेम रहेगा, सिर्फ K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, K भी आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है। कितना मज़ेदार है यहाँ पर भी बोलेंगे कि BOH क्या है? हमारा वीक है। अगर BOH हमारा वीक बेस है तो इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा, तो 1 - अल्फा = 1 होगा। तो इक्वेशन 2 जो है मेरा ये वाला मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलना मुझे कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। देख लो यही आंसर है। तो आपका आंसर कैसे बनेगा? सर हम आंसर कैसे लिखेंगे? बहुत प्यारा आंसर होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक बेस। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक बेस इज, अच्छा आपको ये बताना ना, क्या बताना है? हाँ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस बताना। हाँ तो आप बोलेंगे डिग्री द ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? चेक कर लो, मैंने वीक बेस का भी लिख के दे दिया। कितना प्यारा आंसर है यार ये, कितना मतलब बोलते हैं ना धमाकेदार आंसर हो गया ये तो अपने आप में, चलेगा। बहुत बड़ा कंटेंट मैंने खत्म कर दिया। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक हमेशा लोगों को सिरदर्द होता है, मैंने देखो कितना आसानी से खत्म कर दिया है। कोई डाउट है किसी को तो बोलना मुझे, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, कन्फ्यूज मत होना सर ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, ठीक है। और लास्ट का इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ बताया कि वो रिप्लेस होता है यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये सभी देखो ये दोनों चल रहे हैं ना साथ साथ, तो वो वहीं पर कन्फ्यूजन होने पर इसलिए मैंने दिखाया था। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी चेक कर लो। नहीं? चलो अब चलते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो अब
ऑस्टोवॉल डिसोल्यूशन आपका खत्म हो चुका है। अब आने वाला है नेक्स्ट कंटेंट, चलो दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट कंटेंट होने वाला है आपका ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि सिर्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलो या फिर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलो या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, 2 मार्क के चांसेस इसके रहेंगे आने के। आने वाले 2 कंटेंट पढ़ाऊंगा पहले मैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एक इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे आता है pH प्लस POH का रिलेशन, जिसे हम प्रूफ करेंगे pH प्लस POH इक्वल टू 14। 2 कंटेंट देखिए, मजा आ जाएगा आपको। तो टाइटल हमारा होने वाला है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो होता क्या है, अगर मैंने H2O लिया, उसके अंदर भी मैंने H2O ले लिया है। अब सोचो ज़रा, ये H2O इसको मैंने ब्रेक करके आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर ये वाला H प्लस इसके पास जाएगा, कोई भी जा सकता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा H3O प्लस और ये OH माइनस हो गया। बोलो कोई डाउट है कहीं पर भी? कहीं पे कोई डाउट है तो बोलना मुझे। अब आपको क्या बोलना है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, मतलब K इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये H2O 2 बार है तो हम सिंपल लैंग्वेज में H2O का पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? मतलब आगे आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे होते तो भी सेम था ना। अब हमें क्या बताना है? अब हमें ये बताना है कि हमें पता है कि H2O तो न्यूट्रल होता है। H2O ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ना तो वीक बेस होता है, ना तो वीक एसिड होता है, कुछ नहीं होता है, वो तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल चीज़ तो कभी टूटेगी नहीं, वो तो बहुत ही कम टूटेगी, नहीं टूटती है बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सिंस H2O इज न्यूट्रल, हेंस इट विल रिमेन एज इट इज। चलेगा? मतलब ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इट विल नॉट डिसोशिएट या इट विल अनडिसोशिएट, मतलब ये टूटेगी नहीं, इट विल अनडिसोशिएट। चलेगा? एंड रिमेन कांस्टेंट, एंड रिमेन कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से क्या मिल गया? इसके हिसाब से मिल गया कि H2O जो है उसे हम K मान लेंगे, K डैश ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब ये उसके हिसाब से क्या बन गया? K इक्वल टू H3O प्लस और यहाँ पे आएगा OH माइनस अपॉन H2O का पावर 2 के साथ में मिला, क्योंकि पूरा पावर और सब मिला के कॉन्स्टेंट हो गया, डैश ले लिया। चलेगा? तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बन जाएगा K इंटू K डैश इक्वल टू H3O प्लस और यहाँ पे आ गया OH माइनस K इंटू K डैश को हमने बाद में बोला KW, W मतलब पानी। चलेगा? ये हो गया आपका KW, जहाँ पे KW का मतलब होता है वेयर, आगे स्पेसिफाई कर दो, वेयर KW इक्वल टू K इंटू K डैश एंड इट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW का नाम क्या हो गया? बोलो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से जाना जाने लगा। चलेगा? कोई डाउट है किसी को? अब आप देखेंगे ध्यान से, तो KW इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है एक तरह से। तो अगर आपको कहीं डेफिनेशन आ गया कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चे? मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट। दिखाई दे रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो इट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and OH minus ion। चलेगा? कोई डाउट है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। कहीं कहीं पे H प्लस की जगह पे हम H3O प्लस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैंने पहले बोला दोनों इक्वल होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कोई डाउट है? अब एट 25 डिग्री सेल्सियस, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 298 केल्विन, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 1.0 इंटू 10⁻⁷
और जो OH का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको भी हम बोलते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁷ H प्लस मतलब H3O+। भाई कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अपने माइंड में, ठीक है। तो अगर इन दोनों वैल्यू को मैं कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रख दूँ, इस वाले इक्वेशन में रख दूँ, ये वाले नीचे वाले में। अगर मैं इनको नीचे वाले इक्वेशन में रख दूँ तो बोलो क्या मिल जाएगा मुझे, KW इक्वल टू क्या मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर KW इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷, फिर 1.0 इंटू 10⁻⁷, मतलब सर 1.0 इंटू 10⁻14 बन जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये बन गया आंसर। KW इक्वल टू, मैं सिंपल लैंग्वेज में H प्लस कर देता हूँ चाहिए तो 10⁻14। चेक कर लो, वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस या H3O+, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कन्फ्यूज मत करना अपने आप को, चलेगा। तो KW का आंसर कितना आता है बच्चे, 10⁻14, क्यों 1 का कोई मतलब नहीं है, चलेगा। तो KW का ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है, MCQ में बनेगा। आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, 10⁻14 या 1.0 इंटू 10⁻14 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। MCQ में क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। कोई डाउट है तो बोलना मुझे, किसी को भी कोई डाउट कहीं पर भी चेक कर लो फटाफट। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, खुद से जब पानी आपस में रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, ठीक है, H2O + H2O। बहुत जगह पे सिर्फ H2O को ब्रेक करते हैं, सीधा H प्लस और OH-, एक ही बात है भाई, कन्फ्यूज मत करना। एक पैटर्न को फॉलो करते जाओ, आपको टेंशन नहीं, आप ऐसे दिखाते जाओ, यहाँ पे ये दिखाना है, इसके बाद चाहिए तो एक और दिखा दो, KW इक्वल टू H3O+ और OH- इक्वल टू 10⁻14। कन्फ्यूज मत करो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, चेक कर लो फटाफट, चेक करो जल्दी से। चलो डन। अब आगे सिखाता हूँ पीएच और पीओएच का रिलेशन। क्या है पीएच पीओएच का रिलेशन, वो तो पता ही है कि दोनों ऐड करने पे 14 आते हैं, बट आते कैसे हैं वो नहीं पता है। चलो दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा पीएच का डेफिनेशन, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ही कंटेंट है आपके लिए। तो पीएच का डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन पीएच। तो आप बोलेंगे pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या बोला मैंने, जो बोला वही लिख दो एग्जाम में, फुल मार्क्स। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ में आया, यही डेफिनेशन है। फिर मैं आपसे पूछूंगा पीओएच का डेफिनेशन बताओ, तो भी वही बोलेंगे आप, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। समझ में आया डेफिनेशन। और उसके नीचे ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिखा देने का। ये पीएच और पीओएच का एक्चुअल बोलते हैं ना उनका डेफिनेशन है या फिर उनका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। क्लियर है, या कहीं कहीं पे आता है शो दैट pH प्लस POH इक्वल टू 14। कैसे आएगा वही दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट, नहीं जानते तो फिर भी लिखो, सिंस वी नो दैट KW इक्वल टू H प्लस और OH- इक्वल टू 10⁻14। सही बात है, जानते ही आप लोग, अभी तो कराया मैंने आपको, चलेगा। देयरफॉर KW हटा दो, अब सिर्फ इसमें मुझे इंटरेस्ट है तो इसको लेके चलो। H प्लस OH- इक्वल टू 10⁻14। कोई डाउट है, आप क्या करोगे, लॉग ले लो, लॉग टू द बेस 10। तो लिखने का यहाँ पे, टेकिंग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड। अब हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 10, H प्लस का ले लिया। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस साइन आ जाएगा, log टू द बेस 10 OH- इक्वल टू log टू द बेस 10 10⁻14। कोई डाउट किसी को भी तो बोलना। चलो पहले इसको मैं वैसे का वैसे रखता हूँ, पहले उसको ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। तो log टू द बेस 10 H प्लस में कोई चेंजेस नहीं, log टू द बेस 10 OH- में भी कोई चेंजेस नहीं। इसका log हो जाएगा -14 और log टू द 10 1 हो जाएगा, तो पूरा खत्म हो गया, तो -14 आ गया, चलेगा। कोई डाउट है किसी को। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों करूँगा मल्टीप्लाई, ताकि वो -14 गायब हो जाए। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड मतलब ठीक है, चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस में आ गया, दूसरा भी माइनस में आ जाएगा, ये वाला साइन जो है वो माइनस में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने प्लस लिखा है और इसको ब्रैकेट में माइनस लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। और ये -14 में -1 होगा तो 14 बन जाएगा,
कोई डाउट है तो बोलना, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलना। सबको समझा? चलो अब बोलेंगे सिंस, अगेन वी नो दैट, अब जानते ही रहेंगे। सिंस वी नो दैट, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि pH इक्वल टू क्या होता था, आप बोलेंगे माइनस log टू द बेस 10 H प्लस होता है, एंड POH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस होता है। देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया pH प्लस POH इक्वल टू 14। मज़ा आया? मज़ा आया आप लोग को? सबको मज़ा आया होगा। अरे क्या धमाकेदार क्वेश्चन है ये, छप गया पेपर में 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में। कंफर्म क्वेश्चन है भाई, कंफर्म क्वेश्चन है ये। pH और POH का क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे ये आपको छोटा सा प्यारा सा प्रूफ आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया है, प्रूफ भी मैं करा रहा हूँ, तो हर एक चीज़ आपके हाथ में है। देख लीजिए जल्दी से। डन, सबका हो गया? कॉपी करके समझ के जो भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो होने वाला है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि सॉल्ट जो बनाते हो किस किस टाइप का सॉल्ट हो सकता है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको किस किस टाइप का सॉल्ट आप लेने वाले हो, उसके लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। मतलब जो सिखा रहा हूँ ना, बस उसको सेट कर लो माइंड में। आपको सॉल्ट वाला क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। बहुत से लोग सॉल्ट वाले में कन्फ्यूज होते हैं। ये सब मैथमेटिक्स वाले में कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, न्यूमेरिकली या फिर डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करते हैं, बट जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं उसमें बेहोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा आपको, बस आप लेक्चर अटेंड करो अच्छे से। देखो होता क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटली जो सॉल्ट्स होते हैं ना बच्चा, हमें जनरली 4 टाइप के सॉल्ट मिलने वाले। बट पहले मैं आपको बता दूं सॉल्ट को बनाने के लिए लगता क्या है। सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड लगता है और बेस लगता है। बट एसिड में 2 तरह के एसिड हो सकते हैं, बेस में भी 2 तरह के बेस हो सकते हैं। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दूसरा होगा वीक एसिड। बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या वीक बेस हो सकता है, बस इतने ही ऑप्शन है। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड और बेस लगेंगे। एसिड कितने हो सकते हैं? 2 एसिड हो सकते हैं। बेस कितने हो सकते हैं? 2 बेस हो सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको क्या याद रखना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो लिखा रहा हूँ ना एग्जाम्पल, वो सेट कर लो माइंड में। HCl याद रख लो, H2SO4 याद रख लो। फिलहाल तो आपको ज़्यादा दिया नहीं तो 2 याद रखो। वीक एसिड में सिर्फ एक ही एसिड याद रखना है जो काफ़ी फेमस है, एसिडिक एसिड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस में याद रख लो NaOH या फिर KOH, चलेगा। वीक बेस में याद रख लो आप CaOH ट्वाइस, ये भी आ सकता है, या फिर NH4OH। भाई जो सिखा दिया ना मैंने, सेट कर लो माइंड में। आपको मैं बोल रहा हूँ डाउट नहीं आएगा कोई भी। यही सब चीज़ तो नहीं पता होती आपको, आप सीधा पढ़ते हो टाइप्स ऑफ सॉल्ट और बाद में बेहोश होते हो, सर हमें पता नहीं चल रहा है कौन से टाइप का लेने के लिए बोल रहा है ये, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप का एसिड और बेस होता है, कौन से एग्जांपल्स में एसिड आते हैं, कौन से एग्जांपल में बेस आते हैं। अब आपको पता चलेगा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड ये 2 ही हो सकते हैं, वीक बेस में तो वीक एसिड तो एक ही है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस जो बोला है 2 ही होते हैं, और वीक बेस भी आपको 2 ही दिया। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, तो पहला टाइप्स क्या आ सकता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इस तरह से ले लो पहला सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट आ सकता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यही चांसेस है ना। तीसरा आ सकता है सॉल्ट ऑफ, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो अब दोनों वीक ले लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा और लास्ट आ सकता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। चेक करो ये 4 सॉल्ट क्या है भाई, सर ये कैसे पता चला आपको? अरे 4 कॉम्बिनेशन कोई भी जोड़ते चले जाओ, एसिड में बेस मिला है ना, बस ये ध्यान देना है। चलिए तो बात करते हैं कि सॉल्ट ऑफ SA एंड SP का मतलब क्या हुआ, कौन से सॉल्ट इसके अंदर आएंगे, जरा दिमाग चलाइए। SA का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और SP का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जरा देख लीजिए, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेता हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लेता हूँ, तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, HOH पानी बाहर गया तो क्या बन गया, NaCl बन गया। देखो ये एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl, एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं? अभी कितना इजी है, देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दिमाग चलाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जरा चेक कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वापस आप बोलेंगे सर H2SO4 ले लो इस बार में, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया H2SO4, और बेस क्या ले लिया मैंने, बेस ले लिया CaOH ट्वाइस। ठीक है,
तो इससे भी क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा। एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है CaSO4। तो CaSO4 क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम्पल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अब एक चीज ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट, अब ये तुम्हें जब तुम एक्सप्लेनेशन दोगे ना इसका, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो उसमें कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट रहेगा। तो अब तुम्हें डाउट नहीं आएगा कि कैल्शियम सल्फेट क्यों लिया है, क्योंकि अब तुम्हें लॉजिक पता चल गया है। अरे यही लॉजिक तो लोगों को नहीं पता चलता है, इसी में तो लोग गुमराह कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कि सर कौन सा सॉल्ट कब लेना है। अब देखो जरा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब बोलो जरा वीक एसिड क्या है, एक ही तो एसिड है CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस बोला है NaOH ले लो, पानी बाहर गया तो बोलो क्या बन जाएगा, CH3COONA। ये जो सॉल्ट दिख रहा है ये सॉल्ट होगा तुम्हारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। क्लियर है। अब WaWb, हालांकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये दोनों वीक होते हैं, तो इतना वीक होते हैं कि रिएक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। बट अगर किसी ने पूछा तो आपको बस पता होना चाहिए कि वीक एसिड और वीक बेस मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ। मतलब मेरा जो आंसर आ सकता है ये ऐसा आ सकता है कि इसको मिलाया और NH4OH को मिलाया, तब मुझे आंसर मिल जाता है CH3COONH4। चलेगा, अमोनियम एसीटेट, ये सॉल्ट बनता है। इसमें हम बहुत जगह पे वीक एसिड में HA लेते हैं और बेस में BOH लेके हम यहाँ पे H2 बाहर जाएगा तो BA सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वीक एसिड जो है वीक बेस से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों वीक है तो टूटेंगे ही नहीं। अब ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, तो ये कहाँ से बनेगा, ठीक है। बट कंसिडरेशन करके हम HA और BOH करके दिखाते हैं। तो जब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप एक्सप्लेनेशन में ये एग्जाम्पल लेके देना, ठीक है। ये मत लेना क्योंकि पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होती है, ये बनने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। अगर किसी ने पूछा कि सॉल्ट का एग्जाम्पल प्रॉपर दिखाओ तो ये दिखा सकते हैं 1 मार्क में, बट ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसके अंदर पानी मिलाऊंगा, इन सब के अंदर पानी मिलाऊंगा तो होता क्या है। तो पानी मिलाने को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जरा छोटा सा एक डेफिनेशन आ गया आपको कि हाइड्रोलिसिस हम किसको बोलेंगे, मतलब इसी के अंदर अगला टाइटल आपको मिलेगा हाइड्रोलिसिस। आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जो NaCl है, मतलब कि जो केटायन और एनायन होंगे, केटायन एंड एनायन किसके, ऑफ सॉल्ट, क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ आयन ऑफ वाटर। बोलो समझ में आया, केटायन एनायन ऑफ सॉल्ट मतलब NaCl जो है पानी से रिएक्ट करेगा, पानी के आयन से रिएक्ट करेंगे। तो अब जरा अंदाजा लगा लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं कि NaCl जो है इसका आयन मतलब Na+ और Cl-, इसका आयन पानी के आयन मतलब H+ और OH से रिएक्शन करेंगे। समझ में आया। तब क्या बनेगा, NaOH बन गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब कि केटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विद आयन ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन, बोल सकते हैं अल्कनिटी लिखा हुआ कुछ तो ऐसे करके, ठीक है। अल्कनिटी कंपाउंड बनाएंगे या फिर एसिडिक बनाएंगे और न्यूट्रलिटी दिखाएंगे या न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे, न्यूट्रलिटी दिखाएंगे। क्या दिखा सकते हैं, अल्कलिनिटी दिखा सकते हैं, एसिडिक दिखा सकते हैं या न्यूट्रलिटी दिखा सकते हैं, जब केटायन और एनायन सॉल्ट के पानी के आयन से रिएक्ट करेंगे, इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्लियर है। चलो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, देख लीजिए एक बार सब कुछ सेट है पूरा। चलो इसको जरा मैं रफ करता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अब क्वेश्चन आ गया कि सर हमें लिखने के लिए आ गया एक्सप्लेन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन करो। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा आपको। आप क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा सॉल्ट यूज हुआ है, तो आप बोलेंगे NaCl यूज हुआ, तो आप बोलेंगे आपका आंसर जाएगा the salt NaCl is formed by strong acid HCl and strong base NaOH। क्या लिखेंगे वापस देखिए, the salt NaCl is formed by strong acid HCl and strong base NaOH। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद आप बताएंगे the aqueous solution of NaOH is given as, फिर इसके आगे आपने क्या किया, देखो ये रिएक्शन है, इसके आगे आपने aqueous मिलाया तो क्या मिल गया आपको, Na+ और Cl- मिल जाएगा। कोई डाउट है। फिर अगला लाइन लिखेंगे Na+ and Cl- have no tendency to react with, have this ion have no tendency, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, have no tendency to react with water molecule। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कि सर ये पानी से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, ये तो जल्दी पानी से रिएक्शन करेगा। बच्चे ये क्यों नहीं करेगा, अब मैं लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, अपना दिमाग चलाओ। Na+ Cl- में जब हम पानी मिलाएंगे तो आपको तो पता ही है, यहाँ पे देख लो कि Na+ होता है, Cl- होता है,
इसमें हम जब मिलाएंगे तो H प्लस और OH माइनस में मिलाएंगे। तो जब हम मिलाएंगे तो आपको पता है कि Na प्लस इस OH के पास जाके क्या बना देगा, NaOH बना देगा, और ये क्या बन जाएगा, ये HCl बना देगा। आप बोलेंगे सर बन तो रहा है, इतना अच्छा तो बन रहा है। अरे मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों किसके अंदर आते हैं जरा चेक करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। और स्ट्रॉन्ग वाला हर एक बंदा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चे, टूट जाता है। तो ये सब के सब क्या होंगे, वापस टूट के क्या बनाएंगे, Na प्लस बना देगा, ये OH माइनस बना देगा, ये H प्लस बना देगा, ये Cl माइनस बनाएगा। इसका मतलब कि ये पानी से रिएक्शन करके वापस स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएंगे जो वापस ब्रेक हो जाता है, वापस से डिसोशिएट हो जाता है। इसीलिए ये पानी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन करेंगे तो वही बनने वाला है। समझ में आया? तो हम सीधा सीधा बोलेंगे रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन है कि सर फिर क्या होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिले हैं। इसका मतलब कि OH का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब OH मतलब बेस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बस यही तुम्हें दिखाना है। कोई डाउट है किसी को? चलो दूसरा समझाता हूँ मैं, दूसरा सॉल्ट समझाता हूँ, समझ में आएगा सब कुछ। सॉल्ट ऑफ SA प्लस WB मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया, CaSO4 बन गया। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जो बोला है वही सेंटेंस लिखना है। द सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल गिव, रिएक्शन दिखा दो, कैल्शियम 2 प्लस एंड सल्फेट 2 माइनस। समझ में आया? आगे बोलेंगे सल्फेट 2 माइनस हैव नो टेंडेंसी, ऊपर वाला पॉइंट वापस कॉपी कर दो। इस बार सल्फेट आयन सिर्फ बोलेंगे, सल्फेट आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। क्यों सर, सल्फेट आयन क्यों रिएक्शन नहीं करेगा? चलो दिखाता हूं मैं आपको। देखो सल्फेट आयन है ना, सल्फेट 2 माइनस है, किस रिएक्शन करेगा, पानी के H प्लस रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। अब बताओ H2SO4 क्या होता है, देख लो जरा। H2SO4 तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस। स्ट्रॉन्ग एसिड वापस टूट के क्या देगा, SO4 माइनस H प्लस देगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन नहीं करता है। चलेगा, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है? अब समझ में आया पानी से रिएक्शन क्यों नहीं होगा स्ट्रॉन्ग इस सल्फेट आयन का। सर क्या कैल्शियम 2 प्लस पानी से रिएक्शन करेगा? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कैल्शियम जब पानी से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम 2 प्लस किसके पास जाएगा, OH माइनस के पास जाएगा, और कैल्शियम OH ट्वाइस बनेगा जो कि वीक बेस होता है, वो टूटता नहीं है। क्लियर है? तो अब आपके नजर में आएगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा इसका मतलब कि इस आयन को Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस को जब हम पानी के आयन में मिलाएंगे, पानी के साथ मिलाएंगे तो सिर्फ कैल्शियम का OH यूज होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्लियर है? और ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ H प्लस होता है वो वैसे का वैसे ही बच जाता है। इस H प्लस की बचने की वजह से इस सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। कैसे एसिडिक है? क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट ऑफ H प्लस, पानी का जो H प्लस है ना, H प्लस को हम एसिड बोलते हैं, पानी का H प्लस बच गया सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर H प्लस ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा। थर्ड देखो, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बोलेंगे। सोडियम एसिडेट मतलब CH3COONA इज फॉर्म्ड या इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COH मतलब एसिडिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? उसके बाद द रिएक्शन इज गिवन एज बिलो, रिएक्शन दिखा दो। फिर उसके बाद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3CONA इज गिवन एज बिलो, फिर इसका एक्वस सोल्यूशन दिखा दो। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बोलो, CH3CO माइनस एंड Na प्लस। अब आप बोलेंगे कि सर Na जो है पानी के OH से रिएक्शन नहीं करेगा, अदरवाइज पानी का OH मिलके बेस बन जाएगा। देखो इसका मतलब कि आप ये सेम लाइन वापस कॉपी करेंगे कि सोडियम प्लस आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, चलेगा, और इसकी टेंडेंसी रहेगी टू रिएक्ट वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म वीक एसिड, क्योंकि ये माइनस है तो पानी के H प्लस से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा बोलो, वीक एसिड बना देगा जो आगे टूटता नहीं है। बट अगर पानी का H प्लस यूज होगा तो कौन बच गया, OH माइनस बच गया। OH माइनस मतलब बेस बच गया, ये बेस एक्सेस अमाउंट में है, इसीलिए ये कंपाउंड मेरा बेसिक बन जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या था, ये एसिडिक था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कौन सा एसिडिक, और ये क्या था, न्यूट्रल था। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। कितना मज़ेदार चल रहा है, कितना मज़ेदार चल रहा है सब कुछ। चौथा पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चौथे पॉइंट में आप ये रिएक्शन नहीं बताएंगे पहली बात, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। तो आप बोलेंगे BA इज अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ H वीक एसिड HA एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस BOH, चलेगा। उसके बाद दोनों का रिएक्शन दिखा दिया। फिर जब इसको मैं डिसोशिएट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, BA जब पानी के अंदर टूटेगा एक्वस सोल्यूशन में तो B प्लस और A माइनस देगा, और ये दोनों वीक एसिड के ही पार्ट है, तो अगर इनको मैं दोबारा पानी के H प्लस और OH से रिएक्ट कराऊंगा तो ये बन जाएंगे BOH और HA, जो कि दोनों वीक बेस और ये वीक एसिड है।
आप बोलेंगे सर फिर ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल मेरा न्यूट्रल होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब इन दोनों का नेचर मुझे चेक करना पड़ेगा। दोनों का नेचर सर कैसे चेक करेंगे, तो अब हम इसका कांस्टेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पे मान के चलो सिचुएशन लेंगे, मान के चलो के ए मतलब कांस्टेंट फॉर ए अगर ग्रेटर हो गया कांस्टेंट फॉर बी से, तब सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, एसिडिक होगा। समझ में आया। इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, इसका भी, और उसका के का वैल्यू सॉल्व करूंगा। तो जो के का वैल्यू मिलेगा, के बी से अगर ज़्यादा मिला तो एसिडिक, और अगर के बी का वैल्यू ज़्यादा मिल गया के ए से, तब उसको बोलेंगे बेसिक। और तीसरा अगर दोनों इक्वल मिल गए, के बी इक्वल टू के ए, तब बोलेंगे न्यूट्रल। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके आगे बुक में दिया जरूर है आपको एक एक्सप्लेन करके हर एक के वैल्यू, बट बोलते ना रट्टा मारने वाला हिसाब किताब, आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे HF दिया होगा, NH4F दिया होगा, सब याद करना पड़ेगा। वो आप एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, बस वो पता होना चाहिए आपको। चलेगा, देख लीजिए पूरा बोर्ड पे मैंने एकदम भर दिया सब कुछ। बहुत से लोग बोलेंगे सर बहुत जंबल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। भाई स्टार्टिंग से देखिए, शुरुआत से देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से बोर्ड नहीं भरा हुआ था, ये तो लिखते लिखते भर गया ना। स्टार्टिंग से हर एक चीज़ रफ नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एंड में स्क्रीनशॉट लेते हैं, एंड में रखते हैं अपने आप को, इसलिए मैंने कुछ रफ नहीं किया है। देख लीजिए कितना मज़ेदार कंटेंट है यार, मज़ा आना चाहिए आपको तो देख के, नहीं लग रहा है। यस, एक बहुत बड़ा कंटेंट मैंने खत्म कर दिया। चलेगा, चलो हट जाता हूँ, आ जाता हूँ वापस से, मैं पीछे हटा था, वापस से हटना, देख लीजिए क्लियर है सबको। चलो, तो एक बहुत बड़ा कंटेंट मैंने खत्म किया। अब मैं बात करने वाला हूँ बफर सोल्यूशन। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बफर सोल्यूशन बचा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा है, और कॉमन आयन इफेक्ट बचे। सिर्फ 3 टॉपिक बचा हुआ है। पहले मैं कराऊंगा बफर सोल्यूशन। देखिए बफर सोल्यूशन होता क्या है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। चलिए तो शुरू करते हैं नया कंसेप्ट जो होने वाला है बफर सोल्यूशन। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये अपने आप में। अभी पहले समझ लीजिए, फिर आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए मान के चलो कि मैंने एक बीकर लिया है, जिस बीकर में एक सोल्यूशन डाला है मैंने, ठीक है, ये मैंने एक सोल्यूशन लिया है, और मैंने बोला चलो इसका पीएच चेक कर लेते हैं। तो आपने जब पीएच इसका चेक किया तो इसका पीएच 2 मिला, मतलब ये बहुत अच्छा एसिड है। अब आपने क्या किया, अब इसके अंदर डायरेक्ट आपने क्या किया, कुछ बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। अब जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, अब इसका आपने पीएच चेक किया नया वाला, तो नया पीएच क्या मिल गया, 11 मिल गया। दिखाई दे रहा है सबको, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला है। तो कॉमन सी बात है, जो एसिडिटी रहेगी वो खत्म हो गई और बेसिसिटी बढ़ गई होगी। ये पहला सिचुएशन था। अब दूसरा सिचुएशन देखो मैं क्या दे रहा हूँ, दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ कि ये रहा आपके पास सोल्यूशन। मैंने बोला पीएच चेक करो, तो आपने बोला सर इसका पीएच पहले से 11 है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, और फिर इसका पीएच मैंने बोला चेक करने के लिए, तो आप बोले सर इसका पीएच 2 हो गया। ओ मतलब इसका उल्टा आप बता रहे हो। अब सिचुएशन नंबर 3, ध्यान से देखो, यही आपका मेन आंसर है। अब ये रहा आपके पास सोल्यूशन पहला वाला, जिसका पीएच पहले कितना था, 2 था, और आप स्ट्रॉन्ग बेस डालने जा रहे हो। अभी डाला नहीं आपने, डालने जा रहे हो। तब इतने में मैं आया, मैंने बोला कि एक काम करो ना, एक सोल्यूशन डाल दो इसके अंदर। कौन सा सोल्यूशन नाम दिया हमने, बफर सोल्यूशन डाल दो। मैंने बोला बफर सोल्यूशन डाल दो। आपने बोला सर ये क्या है, मैंने बोला बस डाल दो, फिर बाद में देखेंगे रीडिंग। तो आपने बफर सोल्यूशन डाला पहले, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। अब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे इसके अंदर जाएगा, अंदर कुछ हुआ, बाद में आपने बोला सर पीएच चेक कर लेते हैं जरा। पीएच तो मुझे पता है 11 के आसपास आना चाहिए, बट जब आप चेक कर रहे हो पीएच बफर सोल्यूशन डालने के बाद, तो अभी भी 2 का 2 ही है, चेंजेस हुआ ही नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। यही काम यहाँ पे देख लो। वापस आपने बोला कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करके जरा देखता हूँ। तो आपने पीएच चेक किया, तो आपको पीएच 11 मिला। बोला सर आप बफर सोल्यूशन इसके अंदर डाल दो। मैंने बफर सोल्यूशन डाल दिया, बफर सोल्यूशन डाला, और फिर आपने क्या डाला, आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालने जा रहे हो। स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाल भी दिया। तो अब आप इसका पीएच चेक कर रहे हो, तो पीएच अभी भी 11 का 11 ही बचा हुआ है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि बफर सोल्यूशन ने ये जो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने डाला, उसके एक्शन को कम कर दिया, उसको खत्म कर दिया, है कि नहीं। मतलब जो चेंजेस आ रहा था बहुत ज्यादा, उस ड्रास्टिक चेंज को क्या किया, रोक दिया। तो बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द सोल्यूशन विच रेजिस्ट, मतलब जो रोक देता है, क्या रोक देता है, ड्रास्टिक चेंज। जो बहुत सारा पीएच में चेंजेस आता है ना, उसको रोक देता है। कब ये चेंजेस आता है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड टू इट। समझ में आया। बफर सॉल्यूशन वो चीज है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन में डालने के बाद जो ड्रास्टिक चेंज आता है उसको रोक देता है, उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे कि सर बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, तो मैं आपको पूछूंगा, जरा देख लो नीचे वाला एक्सपेरिमेंट में। ये क्या था बच्चे, पीएच पहले इसका 2 था, मतलब ये अच्छा एसिड था। आपने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला। सोचो जरा, स्ट्रॉन्ग बेस डाला फिर भी पीएच अभी भी उसका चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कि बफर सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, आप बोलेंगे कि सर बफर सॉल्यूशन इसका मतलब बहुत अच्छा एसिडिक रहा होगा। कैसे,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जब आया होगा तो उस स्ट्रॉन्ग बेस को ये एसिडिक जो है बफर सॉल्यूशन खत्म कर दिया होगा, बराबर ना। इसको पूरा जो है कि खत्म कर देगा, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन खत्म कर देगा। मतलब दो टाइप के बफर सॉल्यूशन आएंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता किसका है, तो एसिडिक बफर, इसके नाम में छुपा है मीनिंग। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन होता है, तो CH3COOH। सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, तो सॉल्ट होता है CH3, क्योंकि वीक एसिड तो ये होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में Na आता है, याद है कि भूल गए। वीक एसिड ये होता है, उसका सॉल्ट ये होता है, बराबर ना। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में बेस में Na चाहता है तो उसका Na मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो मेरा सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सोल्यूशन। क्लियर है। बेसिक बफर सोल्यूशन में क्या होगा, तो वही सेम आंसर है, डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ या मेड अप ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस कौन होगा, वीक बेस कौन होगा, जल्दी बोलो। चलो ये ले लो चाहिए तो, आप बोलेंगे सर वीक बेस ही होगा। इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, देख लो देख लो देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सॉल्ट विथ मतलब इसमें HCl मिला दो ना आप, हाँ, तो NH4Cl आ जाएगा। ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, चलेगा। आप Ca भी लेके बता सकते हो। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा दैट विल बी द बेसिक बफर सोल्यूशन। क्लियर है एकदम, पिक्चर क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, कहीं पर भी किसी को भी चेक कर लो, फटाफट समझा दो अपने आप को, कैसा एकदम इजी कंसेप्ट है। अब आता है कि जो एसिडिक बफर सोल्यूशन था उसका pH निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो जरा, मजा आ जाएगा आपको। एसिडिक बफर सोल्यूशन में जो pH होता है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना है, pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10। देख लो यहाँ पे, सॉल्ट अपॉन एसिड। बोलो समझ में आया। सॉल्ट कौन सा है, जो सॉल्ट लेंगे, एसिड कौन सा है, जो एसिड यहाँ पे ले रहेंगे। तो pH का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड। और यही pH के लिए क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे बेसिक के लिए क्या बोलेंगे, बेसिक के लिए बोलेंगे pH इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली याद करना है भाई, डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली याद कर लेना है, चलेगा। न्यूमेरिकल में भी मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा। तो pK कैसे निकालते हैं, आप किसी ने पूछा कि सर pK कैसे निकालेंगे, तो pH तो पता ना आपको, आज ही सिखाया मैंने, माइनस log टू द बेस 10 Ka। समझ में आया। वैसे ही pKb कैसे निकालेंगे, तो सेम माइनस log टू द बेस 10 Kb। बोलो समझ में आया। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, बस इतना ही तुम्हें लिखना है और कुछ नहीं इसके अंदर। बफर सोल्यूशन खत्म। क्या है बफर सोल्यूशन, कुछ नहीं। बफर एक्शन, ये एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना रहेगा, मतलब कुछ है नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए। क्लियर है। तो बफर सोल्यूशन पूरी तरह से खत्म। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बफर सोल्यूशन का, इतना आपको आना चाहिए। कोई डाउट है तो बोलो मुझे, किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो बोलो। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना बच्चे, उसमें हमें ये बताना है कि कोई भी मैंने एक सॉल्ट लिया है और उसके आयन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ओनली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कुछ अलग से नहीं होता है कि कुछ अलग होने वाला, कुछ अलग नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई सॉल्ट है आपके पास और उसके आयन के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। बस इतना ऐसा काम है आपको, ठीक है। कुछ रिलेशन कुछ नहीं पूछा जाता है, इतना टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे अगला टाइटल आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बोलने का कंसीडर अ जनरल रिएक्शन AgCl, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन बना तो Ag प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, चलेगा। मैं आपको बोलूँगी इसका कांस्टेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर Ag प्लस होगा और Cl माइनस होगा, AgCl है। अब Ag प्लस Cl माइनस तो टूट रहे हैं, बट ये AgCl नहीं टूटा हुआ है, पता नहीं ये नहीं टूटा है। इक्विलिब्रियम के टर्म में देखेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया मतलब। तो आप बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू K डैश, पुटअप कर दो तो K इक्वल टू मिल जाएगा Ag प्लस और यहाँ पे बोलेंगे Cl माइनस और यहाँ पे बोलेंगे K डैश। दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू K डैश इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। इसको दिखा देंगे KSP, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Ag प्लस और यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। बोलो कोई डाउट है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन। कोई डाउट है। इसका एक फॉर्मूला है वो याद करके जाओ, रिलेशन नहीं आएगा लेकिन फॉर्मूला आएगा। KSP इक्वल टू x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस वाई। केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, तो जाके आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, तो जाके देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने कराया है अपने न्यूमेरिकल की सीरीज में। प्लीज चाहिए और विजिट कीजिए,
डन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया बच्चे, क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में देख लो, इतना सा तो पता है तुम्हें। डन, इजी कंटेंट। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी तो चेक कर लो। अब आते हैं, ये रिलेशन याद होना चाहिए डायरेक्टली, याद रखना। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, चलो दिखाता हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट, नाम से पता चला कुछ ना कुछ तो कॉमन होने वाला है। मान के चलो कि मैंने एक रिएक्शन लिया है CH3COOH का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। रिवर्सिबल में रिएक्शन ले रहा हूँ तो ये इस तरह से आगे जाएगा, बहुत वीक है तो बहुत धीरे धीरे टूटेगा, ऐसा टूटते रहेगा धीरे धीरे, बहुत कम अमाउंट में ये बनेगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में हो रहा है, मतलब इसी तरह में जाएगा। बट आपने क्या किया, इसी बीकर के अंदर आपने ये भी डाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया। क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कैसे टूटेगा? तो ये बहुत तेज़ी से टूटेगा, ये माइनस बहुत तेज़ी बनाएगा, ये प्लस बहुत तेज़ी से बनाएगा। अब उसी सोल्यूशन के अंदर है तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गए, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन बनेगा वो वीक वाले का कॉमन रहेगा, जिसकी वजह से ये अमाउंट जो है बच्चे रिएक्शन में बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ने की वजह से आपका ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। बोलो कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब इस बंदे को क्या लग रहा है कि मेरा रिएक्शन तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ये तो बहुत कम टूट रहा है, तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ। बच्चा अचानक से ये बढ़ गया, अब बढ़ गया तो इसको टेंशन करी, तो इतना सारा आयन टूट गया, तो एक काम करो इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए इधर से आने लगेगा, रिटर्न आने लगेगा, समझ रहे हैं? तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या समझ में आ रहा है आपको कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो बोलते हैं ना डिसोसिएशन रहेगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस मतलब रिवर्स हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, चलेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा? आपका रिएक्शन सप्रेस हो जाएगा। बस यही बोलना आप कॉमन आयन इफेक्ट में कैसे होता है, ये जो मैंने दिखाया वही आपको बताना है। ये जो मैंने दिखाया ना एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को बताना, यही लिखना ही आपको, लिखना कुछ थोड़े अलग से। ले लो, ये CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका ब्रेकिंग इस तरह से होता है। फिर उसी बीकर में CH3CON है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका ब्रेकिंग इस तरह से होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3CON लार्ज अमाउंट ऑफ CH3CON प्रेजेंट इन दैट, तो ड्यू टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन आपका क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, चलेगा। और जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में आने लगेगा और जो टोटल अमाउंट ऑफ CH3CON को धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेंगे। पहले ये क्या था? आपका कम था, बट ये अचानक से बढ़ गया, तो अब ये बढ़ा हुआ पार्ट यहाँ आने लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3COH बन जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे चलता है, मतलब रिएक्शन को पूरा उल्टा कर दिया। आया समझ में? कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? तो बच्चे इस तरह से हमने हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो मैंने खत्म कर दिया। क्या बात है, ट्रस्ट। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। अब एक आज का जो लेक्चर मैंने बनाया है, कैमरे में एक स्पेशल सेटिंग किया है। कुछ बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था, सर ये सेटिंग कीजिए, वो सेटिंग कीजिए, तो वो सारे मैंने ट्राई किए हैं। तो मुझे ऐसा आज फील आ रहा है कि शायद आज जो है कि ऑटो फोकस बंद है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब जो वीडियो बन रहा है मेरे ख्याल से, मतलब मुझे शूट करके मैं बीच बीच में जब देख रहा था तो मैं देखा काफ़ी अच्छा दिख रहा था आज। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हाँ सर ये सेटिंग सही है, ये मतलब हम इसमें कंफर्टेबल है, ये चलेगा हमें, ठीक है। और जो आपका प्यार है, जो आपका बोलते हैं ना अफेक्शन है टुवर्ड्स माय टीचिंग, अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ये आपका ही चैनल है, मैंने डे 1 से ही बोला है कि ये आपका चैनल है, ये चैनल आपके डिमांड पे रन करेगा। बट मेरी एक छोटी सी डिमांड रहेगी कि आप इस चैनल को सिर्फ अपने यहाँ तक मत रखिए, इसको बढ़ने दीजिए, इसको ग्रो करने दीजिए, ठीक है। और ये पूरी तरह से आपके हाथों में है, ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आयुपैक की सीरीज बनाओ, स्ट्रक्चर की सीरीज बनाओ। मैं आपको बता दूं, आयुपैक मैंने सारे के सारे आयुपैक मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, एकदम नीचे प्लेलिस्ट में एकदम नीचे जाके देखिए, वहाँ पे आपको बच्चे सारा का सारा मैंने बेसिक से पूरा कराया था। मतलब जब मैंने चैनल का स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक के आयुपैक ही मैंने डाले थे सारे सीरीज। जाके देखिए, आयुपैक ऑफ फिस्टर, आयुपैक ऑफ अल्काइल हैलाइड, आयुपैक ऑफ अल्कोहल, आयुपैक ऑफ ईथर, आयुपैक ऑफ अमाइन, सब मैंने पहले डाल दिया है। मतलब आप बस एक वीडियो क्लिक कीजिए, एक आयुपैक खत्म, दूसरा क्लिक कीजिए, दूसरा खत्म। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारा वीडियो देखना है, हर एक का आयुपैक सिखाया मैंने इंडिविजुअल, और हर एक का मैंने स्ट्रक्चर भी इंडिविजुअल सिखाया है। तो नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, सब मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए तो सही, देखिए तो सही, सब आपके लिए बना के रखा हुआ है। 200+ वीडियो मेरे पास है। अब 200 में सिर्फ 11th और 12th का कंटेंट है, इसमें भी मैं 11th का बहुत ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ। 11th के बच्चों से तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मजबूरी है, या फिर आप बोल सकते हो कि
ट्वेल्थ वाले बच्चों की डिमांड है, अब जो आप समझ लीजिए, ठीक है। बट आपको मैं भूला नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैसे ही थोड़ा सा ये इनका जरा बोलते हैं ना कंप्लीट होगा, बस आपकी सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। अब ये समझ लीजिए कि इनके एग्ज़ाम के थोड़ा सा पहले मैं आपकी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपका कुछ बहुत छूट जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक एक लेक्चर बनाऊंगा और पूरे चैप्टर खत्म करूंगा, एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर, जैसे 12 का चल रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक आप बाकी सब्जेक्ट चाहिए तो करते रहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आप मुझ पर ट्रस्ट करिए और अपने आप को रिलैक्स मोड में रखिए, ये मेरी गारंटी है, सब कुछ करा के दूंगा 11th का, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो 12th के बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट लेक्चर के साथ में। तब तक आप बहुत सारे स्टडी कीजिए बच्चे, बहुत सारे स्टडी कीजिए, स्टडी में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हैं। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, जितना चैप्टर आपको आता है उतने चैप्टर का बहुत अच्छा रिवीजन करो, और जितने चैप्टर आपको नहीं आते हैं, नहीं हुआ है कुछ पढ़ के, उस चैप्टर के मेरे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। आपका जो मार्क्स है आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आएगा, ये गारंटी है मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।